बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वकला को 25 सितंबर तक तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन स्केड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान लंदन से रवाना हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, आज मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो समाअत हुई वो बराह रास्त नशर की गई। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, और ये हमारे नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पहला केस है जो वो समाअत कर रहे हैं फुल बेंच में एज ए चीफ जस्टिस। बड़ा लुत्फ़ आया जी देख के, लेकिन मैं कुछ समझ ज़्यादा नहीं सका क्योंकि वो इंग्लिश में बात हो रही थी और मतलब है कि इतनी मेरी तो अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो अगर उर्दू में होती तो मैं शायद ज़्यादा उसको बेहतर उस पर तबसरा कर सकता था। लेकिन ये कि बहरहाल इंग्लिश में भी मतलब है कि एक्सप्रेशंस वगैरह देख के और जितनी थोड़ी बहुत समझ में आया तो उससे तो बज़ाहिर बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि ये एक बड़ा वो कहते हैं ना, एक तल्ख सा माहौल मुल्क में चल रहा है, तो बड़ा एक पोलराइज किस्म की सियासत हुई हुई है बड़ी, उसमें बड़ा अच्छा लगा। और कि तमाम जज साहिबान फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कई शुरू में तो खैर सुबह मैं तबसरा उस पर करता हूँ कि जो शुरू में तो ये हुआ ना कि वो ज़ाहिर जज साहिबान भी इस तरह से पहले उनकी मीटिंग गालिबन हुई तो वो भी शायद पहली दफ़ा ही सबके लिए पहला ही तजर्बा था कि भाई बराह रास्त जा रही है, इसकी कोई रिहर्सल या कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं। लेकिन ये है कि वो बड़ा डिसिप्लिन हुआ सारा सिलसिला। कई दफ़ा तो उसमें ये हुआ कि ज़ाहिर है कि जज साहिबान फुल कोर्ट है, अब फुल कोर्ट के जज साहिबान जो है वो मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे और फिर वो आर्गूमेंट वो मतलब है कि कई जगहों पे ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है वो एक सवाल का जवाब फिर दूसरा सवाल हो जाता था, फिर वो बात नहीं कर पाते थे, वो सही तरह से शायद वो अपने पॉइंट्स रेज नहीं कर पा रहे थे। बाद में इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब गालिबन है वो आए तो उसके उस वक्त तक ज़रा जो है वो ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था सारा मामला, और फिर वो जो है वो फिर आगे चल पड़ा सारा सिलसिला। लेकिन ये है कि बड़ा बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसको इतनी बड़ी अदालत को जो फिर लाइव जा रहा हो तो और इतने घंटों का, तो उसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है कि वो एक तरह से कंट्रोल भी कर रहे थे। लेकिन बरादर जज साहिबान जो हैं वो ज़ाहिर है कि कहीं वो सवालात ऊपर नीचे भी उनके हो रहे थे ज़रा, क्योंकि इतना बड़ा फुल कोर्ट इस तरह शायद पहले हुआ नहीं। तो पहले दिन के लिहाज से, और मैंने कहा ना कि पहला तजर्बा सबका, तो बड़ा अच्छा लगा। और उसमें जो कैमरे जिस तरह लगाए सुबह जाके पीटीवी के हमारे जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे मुनासिब अंदाज में कि जहाँ पे वकला खड़े हैं वहाँ पर भी कैमरा प्रॉपर कट हो रहा है। अच्छा, फिर जो जज बात कर रहे होते थे तो ऐसा भी नहीं हुआ कि जी कैमरा किसी और पे कट है तो जज कोई और बोल रहे हैं। वो इतनी अच्छी उसकी इतना अच्छा जो है वो गया उसकी, अगर आप उसको टेक्निकल पॉइंट से देखें ना कि जो जज बात कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर कैमरा फोकस है, फिर जवाब में जो वकील बोल रहे हैं तो फ़ौरन ही उनके ऊपर कट हो रहा है। क्या बहुत अच्छा उसकी जो आप समझें कि ये पहला जो तजर्बा हमारी मुल्क की तारीख में, और वो भी फुल कोर्ट, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गया। मतलब इसके जो इसका टेक्निकल पहलू है उस पर भी सब ध्यान में रखें कि यानी उनमें से आप जरा जज साहबान को भी देखें ना कि वो भी जो बात कर रहे हैं तो उनको भी नहीं मतलब पता तो है, लेकिन ज़ाहिर है उनके जहनों में ये नहीं है कि भाई कैमरा कहाँ लगा हुआ है तो सब कैमरे की तरफ, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उनका ध्यान भी केस पे है, जो वकला हैं उनका ध्यान भी जवाब देने पे है। फ़ाइज़ ईसा साहब भी मतलब बिल्कुल आप देखें कि कितना खूबसूरत उसमें ये जो मैं बात
बता रहा हूँ, टेक्निकल बता नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा सही, लेकिन बिल्कुल उनमें से किसी को ये नहीं है कि जी कैमरे लगे हैं नहीं, और बिल्कुल तरीके से वो नेचुरल नेचुरल। और उसमें जो है वो तकसीम का तासुर तो मुझे ज़ाहिर इख्तलाफ होता है ये सारे, लेकिन ये है कि इख्तलाफात होते हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो आज उसकी मैंने आपसे कहा ना कि वो पता नहीं इसको टीम लीडर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि बहरहाल वो एक मिजाज बन जाता है ना फिर अदालत का। तो आज एक मिजाज ऐसा बनता नज़र आया जिसमें उन्होंने जो है वो बिल्कुल वो तासुर ही ख़त्म कर दिया कि किसी किस्म की कोई तकसीम है या किसी ने कोई बात उनके बारे में की है कभी माजी में ज़ाती या कोई। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ आज फ़ाइज़ साहब को। मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, पिछले काफ़ी अरसे से नहीं गया, और आखिरी दफ़ा जब मैं गया था तो उस वाक़े को मैं याद नहीं करना चाह रहा और ना याद दिलवाना चाह रहा हूँ किसी को। और मैं तो मुझे तो एक उनमें, अब ये नहीं कि मैं कोई शहद की दलदल बनने की कोशिश नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि फ़ाइज़ ईसा साहब की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें क्या ऐसा इशू था कि ये पिछले जो हमारे काबिल एहतराम उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो उन्होंने उनको बेंच में नहीं, मतलब बड़े बड़े बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी है उनकी। अच्छा, असर्ट करना भी वो जानते हैं, वो असर्ट भी कर रहे थे अपने जहाँ पर वो बात उन्होंने 3-4 दफ़ा बड़ा उन्होंने बात बड़ी तरीके से उन्होंने कहा कि आप पॉइंट पर आए ना, आप क्या बात कर रहे हैं इधर उधर। उन्होंने ये बात की वो क्लास से, जी जी उन्होंने समाज के दौरान कही थी, असर्ट भी किया। लेकिन ये है कि वो एक तो था ना इफ्तिखार चौधरी साहब की घनगरज हमने सुनते थे, या फिर उसके बाद, लेकिन ये बड़े उन्होंने तरीके से, यानी किसी की इज्जत में कोई ऐसा भी नहीं लगा कि बिल्कुल वो कहें कि चुप कर जाओ, नहीं, बिल्कुल तरीके से आराम से लॉजिक पॉइंट्स बनाए ना, वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप, ये आज हमारी अदालत, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं इसको सिर्फ ये देख रहा था कि ये इतनी पोलराइजेशन है, और उसमें फिर वो बेंचेस भी जो उन्होंने बनाने थे तो उन्होंने पूछा तारिक मसूद साहब से, और फिर उन्होंने पूछा एजाजुल हसन साहब से। तो इसमें तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत अच्छा लगा, सवाए इसके कि इंग्लिश में था, मैं समझ नहीं सका, उसके बावजूद बड़ा अच्छा लगा। उर्दू में होता तो मैं समझ लेता, या थोड़ी सी ज़्यादा उर्दू बोलते सब तो मैं ज़्यादा समझ लेता, लेकिन उससे हटके जो है बहुत अच्छा तासुर किया। हमारे मुल्क में मेरे जैसे होंगे थोड़े से लोग जिनको इतनी सख्त इंग्लिश नहीं आती होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी शायद हमारे वकला, मतलब है कि एक तो बात मैंने वो की उसके लैंग्वेज के बारे से, लेकिन हमारा कानून या हमारा जो अदालत के अंदर जिस तरह केसेस को डिफेंड किया जाता है या बात की जाती है, प्ली ली जाती है, तो वो शायद सारा ही सिस्टम जो कि इंग्लिश में है, वो पढ़ के भी इंग्लिश में सुनाया जाता है और सारा इंग्लिश में ही, तो ये शायद बड़ा मुश्किल हो इसको उर्दू में ले जाना, या शायद उर्दू में मतलब शेल और ये इस तरह के जो अल्फाज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, यकीनन उर्दू में भी होगा तो वो उसको, लेकिन बहरहाल होता है ना शुड, विल, शेल, मतलब इस तरह के अल्फाज निकाल के उस कॉन्स्टिट्यूशन भी अजीब एक है कि जी उसके ऊपर। और एक मैं आपको बताऊं, इतने सालों में जब मुल्क में कोई बहरान खड़ा होता है ना, वहाँ हमारा आइन खामोश हो जाता है। ये एक अजीब बात है, मतलब आइन जो है ख़ास मौक़ों पे कुछ ज़्यादा ही बोलता है और ख़ास मौक़ों पे आइन खामोश हो जाता है। यानी इलेक्शन कब होगा इस पर आइन खामोश हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाए ना, यानी इलेक्शन की तारीख, ये इस मुल्क के खुदादाद को बने हुए 75 साल हो गए हैं, ठीक है, इसमें मार्शल्ला भी लगे, इसमें इलेक्शंस भी हुए, सही हुए गलत को छोड़ दें, मगर आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये तय नहीं हो पा रहा 1947 से लेके 2023 तक के इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। मतलब हमें ये तो पता है कि वो शेरी का ऐलान कैसे होता है, जाहिर है कि वो ढोल वोल बजाता हुआ कोई आता है, उठा देता है, या कोई अलार्म से लोग उठ जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि
इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा? इलेक्शन कब होगा उसका ऐलान कौन करेगा? इख्तियारात किसके पास हैं? एक अजीब व गरीब सा नहीं, आप जरा सोचें कि आप अमेरिका में किसी और मुल्क में, दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं ना, कभी ऐसा सवाल उठा आज तक कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा? ये इलेक्शन करवाने का इख्तियार किसके पास है? कौम बैठी हुई है जी। अच्छा जी यहाँ नहीं होगा, इतने दिन में इतने होगा, इतने ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो आइन खाम हो जाए, अल्लाह खैर सल्ला। मतलब केयर टेकर कैसे बनेगी, क्या बन गई, बनने के बाद राजा रियाज उधर चले गए, सब मुबारक हो, मियाँ सबको मुबारक हो। मतलब अजीब व गरीब किस्म का एक मामला है। और ये अब इसमें तो मतलब, लेकिन वही बात है ना, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अच्छा, अब इसमें जो है स्टे रह गया अपनी जगह, यानी वो जो बात थी कि इसके ऊपर से हुक्म इम्तना ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो स्टे तो अपनी जगह रह गया। क्योंकि अगली जो समात है, एक तासुर ये था, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि मैंने आज रात को जाना है, और एक जज साहब ने भी शायद ट्रैवल करना है रात को, तो उसके बाद जो है ये अब चला गया 3 अक्टूबर तक। इस दरमियान मुख्तलिफ बेंचेस बनेंगे और ये तासुर मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है। मैं बेंचेस देख के कि कोई मुझे पता भी नहीं कि कौन से हम ख्याल हैं, कौन से दूसरे हैं, कौन से क्या हैं, सारे लेकिन वो तासुर मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है। अब मुझे वो बिल्कुल उसमें जो है ना, क्योंकि मुशावरत से बेंचेस बन रहे हैं सारे, और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इस तरह से सारी बात हुई। और बड़े ज़बरदस्त सवालात उठाए जज साहिबान ने जी। यानी वो जो सवालात उठा रहे थे तो उन्होंने इधर उधर जाने नहीं दिया। मतलब वो फिर पलट के आते थे, मेरा सवाल रह गया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वो इधर से उधर से मुख्तलिफ वकला आगे पीछे टॉनी चले, तो यानी वो सवाल जो था ना, वो तो बड़ा लुत्फ आया। लेकिन बस मैं तो इतना ही समझ पाया ना, बात वही कि उर्दू में होता तो मैं ज़्यादा इस पर तबसरा करता। फिर उसमें जो है वो एक बात और बड़ी इसमें दिलचस्प है कि वो अच्छा, तो अब स्टे रह गया अपनी जगह, ठीक है, और स्टे रह गया अपनी जगह। और इसका मतलब ये है कि वो जो 16 तारीख को था ना, 15, तो 22 तारीख को नैब ने, 3 तारीख को अगली समात होगी, तो 22 तारीख को 1 हफ्ता हो जाएगा जी। और इस 1 हफ्ते के दौरान नैब जो तरामीम ख़त्म हुई हैं उसके ऊपर नैब अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगी जी, बिल्कुल, ठीक है। और उसमें सारे नैब केसेस मुख्तलिफ मराहल पे जो ख़त्म हुए वो तो अपनी जगह फ़ैसला है ना, वो तो अपनी जगह फ़ैसला हो गया। और उसमें जो है वो जो इख्तिलाफ भी हुआ था जज साहब को, मेरे ख्याल मंसूर अली शाह साहब को होता, वो ये होता कि पहले इसका फ़ैसला आने दें, तो उसमें तो बहरहाल एनीवे, तो वो उनका भी एक नोट भी था कि इसमें जो है वो, लेकिन ये कि इशू ये है कि वो नैब अपनी जगह एक्टिव है। और आज नैब का इजलास हुआ, अच्छा, नए चेयरमैन जो जनरल नज़ीर भट्ट साहब के, अब उसका एलामिया आज आता है या कल आता है, लेकिन सुबह हमारे पास खबर आई थी कि नैब का इजलास आज हो रहा है। अब उसमें कौन से रेफरेंसेस किस लेवल पे हैं क्या, लेकिन नैब अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगी 22 तारीख को, मेरा ख्याल है, अगर वो अदालत का वो फैसला चूंकि बरकरार है अपनी जगह। इसकी समाअत होगी 3 तारीख को। तो ये अब लेकिन बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि ये तो कम से कम तासुर अच्छा किया। और ये बड़ी बड़ी देखें जो बात वहाँ पे हुई है ना, कि ये इतने मुकदमात रहते हैं, और मतलब है कि अब मतलब मैं पता नहीं, दिल कहता है कि फैजी साहब जो है ना, ये बड़े बड़े तरीके से, हाँ, ये नहीं, देखें 100 इतने 10,000 मसाइल हैं इस मुल्क के आप ये तवक्को ही ना करें ना कि ये मसाइल सारे के सारे हल हो जाएंगे। लेकिन उनमें से अगर कुछ भी हल होते हैं, या लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना, यानी लोगों को एक एतमाद बहाल होता है, एक सूदिंग सा ये फैक्ट आता है कि तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और आपका एक लोगों को ये होता है ना, देखें मुझे कनेक्शन बिल्ड हो जाती है, नहीं, लोगों को अंदाजा होता है ना कि ये हमारे लिए भी बात हो रही है, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है सारा। तो दौरान समाअत डॉक्टर साहब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अगर मुल्क को नुकसान हो तो मुझे ऐसे इख्तियार नहीं चाहिए। 3 रुकनी सीनियर जजेस के जो बेंच बनना था, मेरा ख्याल है कि ये कोई इशू इसमें है नहीं। ये इसमें अगर मुशावरत से बेंच बन जाए या मुशावरत से ना बने, या मतलब है कि ये तो बड़ा अच्छा होता है सुमटो में अगर मुशावरत हो जाए। मुशावरत तो देखें हमेशा अच्छी होती है, मतलब मुशावरत अगर आप कोई भी
काम करने से पहले अगर आप अपने मशवरा कर लें, मुशावरत तो हमेशा, मुशावरत का तो यानी आप समझेंगे जो हमेशा अच्छा होता है, ठीक है ना। ये कोई टॉप सीक्रेट चीज़ें तो नहीं होती ना कि आप मुशावरत साथियों के सीनियर्स के साथ कि यार इसके ऊपर ने क्या करना है, इसके ऊपर मतलब कि बेंच बनने हैं ना, और वो ये तो अब हुआ है मामला, तो वो अगर वो रखते हैं नहीं रखते, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद इसको देना चाहता हूँ, तो आपको क्या इशू है। तो वो जो है वो मुशावरत से बेंच बन जाए या क्या बन जाए, अवाम को तो, अवाम का इशू जो है ना इस वक्त, अवाम का इशू तो इस वक्त ये है कि महंगाई, अवाम का इशू ये है कि इंसाफ उनको जल्द मिले, अवाम का इशू ये है कि ये जो करप्ट अनासिर हैं, जराइम पेशा अनासिर, ये कहीं बच के ना निकल जाएं, जिनके इम्कान 0/0 हैं, क्योंकि ये सारे जो है, कोई नैब से बचता है तो एफआई में पकड़ा जाता है, कोई एफआई से बचता है तो उधर से पकड़ा जाता है, जो बेगुनाह हैं वो छुटे। इबादुर रहमान साहब के साहबजादे जो हैं उनका आज बड़ी अफसोसनाक खबर आई, वो जेर हिरासत हैं, तो अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, और बच्चे को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में ही बच्चा गया, तो उसको मतलब बड़ी अफसोसनाक खबर आई आज उनके साहबजादे के हवाले से। तो वो जो है, लेकिन ये कि ये अब देखें ना कि इसमें इंसाफ का होना, इसमें जो है ये करप्ट अनासिर ना निकलें, अक्रॉस द बोर्ड हो, बेगुनाह ना इसमें पकड़े जाएं, इसमें जो है ये अब आप देखें ना जगह जगह अभी यहाँ पर भी कोई छापे पड़ रहे हैं, ये हुंडी और ये सारा, हाँ ये सारा इसमें, हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, एक दिन में मैं तो अभी समझता हूँ बल्कि तेज हो गया बहुत ज़्यादा। और ये जैसे है ये मतलब ये रिपोर्टें तो मंगवा लें फाइजी साहब, हम भी छोटी मोटी गुजारिश कर सकते हैं ना, ये गंदम रिपोर्ट क्या थी, चीनी की रिपोर्ट क्या थी, तहकीकाती रिपोर्टें ये मंगा लें, ये FIA से कह देंगे ये रिपोर्टें पेश करें अक्रॉस द बोर्ड की। ये देखें, ये तो कितनी बड़ी ज्यादती है कि चीज़ें अफगानिस्तान से मगल हो रही हैं, वहाँ से वापस होकर इधर आ रही हैं, इधर बिक रही हैं। तो ये माफियाज को के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि फाइजी साहब नहीं उसकी वजह, और नहीं ये असल में ये वो अंजुमन इत्तेहाद बाहमी नहीं होता, मतलब कि चीनी, बिजली, IPPs, यानी कुछ मामलात ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो बस वो इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। तो उसमें जो है, और ये मैं आपको बताऊं बात, इसमें फाइज साहब यकीनन इस बात को, ज़ाहिर जज साहबान है और ये उन्होंने प्रैक्टिस भी की हुई है एज अ लॉयर, तो ये जानते होंगे इस बात को, और बाकी जज साहबान भी जानते हैं, नेक्सस बना होता है, एक नेक्सस होता है कि जिसमें नेक्सस में ऊपर से वो चलते हैं कि जी वो एक यानी वकला होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपनी मर्जी के बेंच लगते हैं, फिर अपनी मर्जी के जो है वो जनाब वो फैसले होते हैं, फिर तारीखें लगती हैं, फिर उसके बाद जो है वो ये रिपोर्ट नहीं आती, वो नहीं आती, फलां, ये मतलब गरीब गुरबा कोई सब्जी के ठेले वाले को छोड़ दें। और ये जो ऊपर इश्यूज़ हैं ना मुल्क में, इसको अगर मैं कहता हूँ 100 इश्यूज़ हैं तो 100 में से अगर ये 40 या 30 भी ठीक कर जाए ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और बड़े एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह, वॉक करते हैं फाइजी साहब। मैं कुछ शहद की दलदल ज़्यादा बन जाऊँ तो मुझे रोक दीजिएगा, लेकिन ये अच्छा लगा, ये तासुर, और ये गुजरे हुए हैं बड़े फेजेस से, और हम देख चुके हैं सर, हम देखा हुआ है, और मैं इस पे बस अब क्या कहूँ जो होता है, लेकिन ये कि बस वो अल्लाह ताला के फैसले हैं। और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है लंदन से 1 माह बाद, और क्या कोई अच्छी खबर लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए या अवाम के लिए, या कोई इंतखाबी मुहिम के हवाले? नहीं, शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए क्या अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं, क्या पता कोई मामला मतलब मईशत ठीक हो गई है मुल्क की, मतलब डॉक्टर साहब आ रहे हैं वापस, कोई इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, मतलब उनका मुल्क है, वो आ रहे हैं, खुश आमदीद। लेकिन मसला ये है कि वो जो है वो अच्छी खबर तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एकदम से तो नहीं आएंगी अच्छी खबरें, लेकिन ये सही डायरेक्शन ठीक हो ना, डायरेक्शन मेरा ख्याल है ठीक जा रही है, डायरेक्शन ठीक जा रही है, एहतसाब हो रहा है, क्रॉस द बोर्ड होगा। अभी ये नैब केसेस और FIA और ये सारे मामला जो हैं ये खुले हैं, और एक दफ़ा जो है ना मेरा ख्याल है, अच्छा ये सजाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा है ना, लूटी दौलत बेशक है सर। इसाक डार साहब तो तशरीफ लाएं तो ज़रा ये 200 अरब डॉलर की तो फिगर इन्होंने दी थी, 200 अरब डॉलर वापस लेके आना, जी वापस लेकर आना है, नहीं वापस क्या लेकर आना है, उन्होंने फिगर दी थी, ये जो मुरासिद कोट करते फिरते थे ना 200 अरब डॉलर, ये इसाक डार साहब की फिगर थी। हाँ, जब वो पेट फाड़ने के जिक्र होते थे तो उस जमाने में 200 अरब रुपया उनकी फिगर है, वो जो मुरासिद कोट करते फिरते थे कि पाकिस्तान में 200 अरब, ये डार साहब दे चुके हैं, वो लूटे, वो पैसा बाहर पड़ा हुआ है। जी
लेकिन मसला ये है कि वो तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत कम है, इससे ज़्यादा है। इसके बाद भी तो झाड़ियाँ लगी हैं बहुत। तो ये तो अब ये होगा, ये एहतसाब नहीं रुकेगा, ये एहतसाब होगा, ये नहीं रुकेगा। और ये एहतसाब अगर रुकेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? लोग बाहर से कैसे आके इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये है कि उनको इस मुल्क के अंदर ज़मीनों पे कब्जे नहीं होंगे उनकी गैर हाजिरी में, यहाँ आके उनकी रिश्वत नहीं मांगी जाएगी, ये नहीं होगा, वो तंग नहीं किया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है कि एक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर एहतसाब हमें बड़ा सख्त से सख्त होता नजर आएगा बदमाशियों के खिलाफ से। वो कि सियासत को अलग किया जाएगा, सियासत को, अदालत को, हर पेशे को, तिजारत को जराइम से अलग करें और उसके बाद आप स्मूथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए तरीका खोलें और उसके बाद आप देखें कि लोग मुतमईन होकर आएंगे आराम से यहाँ पे। लेकिन ये कि इनकी मौजूदगी में जो है ना, और इनको आप जो मर्जी कर लेंगे, जैसे आएंगे, यानी आप 1000 दफ़ा इनसे, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, उठक बैठक करवाते हैं 100 दफ़ा, बाद बच्चे सुधर जाते हैं। 100 दफ़ा तो ज़्यादा हो गया, मतलब 50 दफ़ा 20 दफ़ा तो वो जी 100 दफ़ा भी करवाते हैं, लेकिन वो बाज़ बच्चे होते हैं 1000 दफ़ा भी करवाएं वो फिर भी नहीं सुधरते। तो ये तो 5000 दफ़ा उठक बैठक इनसे करवा लें, ये नहीं सुधरने वाले। तो इसलिए बेहतर ये है कि इनका नाम काट के इनको जो है ना स्कूल से निकाल दिया जाए। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही शैतान बच्चे हैं। अच्छा, तो ये है कि ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और इसमें अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये एहतसाब का अमल और उसके साथ साथ इलेक्शंस की तरफ हम कैसे जाते हैं और मुल्क आगे कैसे इंशाल्लाह निकलता है। और ये महंगाई अपने आप ख़त्म होगी, क्योंकि महंगाई आपको पता चल रहा है ना कैसे हो रही है। महंगाई में टैक्स आवाम पे डल रहे हैं, आवाम पर टैक्स डल रहे हैं, तो उसके नीचे आवाम दे रहे हैं पैसे, और वो जो बदमाशी है वो बची हुई है। तो उधर से जब वो पकड़े जाएंगे तो इधर से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर का बोझ उधर जाएगा और उनसे निकल। तो ये एक तरीका होगा, ये एकदम नहीं हो सकता, लेकिन आप शुरू, डायरेक्शन ठीक हो ना, नीयत ठीक हो। बाज़ दफ़ा इंसान से गलत काम हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत गलत काम हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा, लेकिन अगर नीयत ठीक हो ना, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आप बहुत नेक अमल कर रहे हो, नीयत, और बहुत कोई ख़राब काम हो जाए लेकिन नीयत, तो नीयत पे दारो मदार है ना। नीयत अगर अच्छी है और आगे गड़बड़ हो गई तो इंसान कहता है कि परवंदिगार कोशिश तो की थी ना मैंने, तो गड़बड़ हो गई, और ठीक है तेरी रजामंदी थी, मैंने पूरी की थी। वो बच्चे से कहते हैं ना बेटा फेल भी हो जाओ, खैर है, पढ़ो जरूर, फिर आगे दोबारा। तो मतलब फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है वो नीयत ठीक है ना, मेहनत पूरी की हुई थी। शाम को पता चला सारा दिन मेहनत करते रहे, शाम को उतनी कमाई नहीं हो सकी या पैसा नहीं आया, लेकिन मेहनत तो की ना। तो मैं ऐसे भी बात कह रहा हूँ, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगे, ये भी तो कहा गया है ना, क्योंकि वो दिखावा और ये और वो सारा। मैं उसमें नहीं बात दोबारा करना चाह रहा, लेकिन नीयत ठीक होगी ना हमारी तो हम आगे चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि नीयत अभी तक तो ठीक नजर आ रही है, अभी तक तो नीयतें ठीक हैं। तो नीयतें ठीक होंगी तो फिर बरकत होगी, उसमें बरकत होगी तो काम आगे चलेगा मुल्क का इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें जो है वो फिर वही बात, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसका दारोमदार खित्ते के वाक़यात पे है, ठीक है। और खित्ते के वाक़यात जो हैं वो इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं और इसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं कि उसमें रियासती मामलात जो हैं वो आगे किस तरफ जाएंगे हम नहीं जानते। लेकिन हमें जल्द से जल्द ये जो इंतशार है ये बतौर कौम में ख़त्म करना पड़ेगा, जल्द से जल्द, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। और स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब लोगों के सरों से मुसीबत ये कम होगी, महंगाई की और बिजली, और ये उस वक्त तक कम नहीं होगी जब तक आप मुझे बताएं कि बिल आप कैसे, जब ये खूंटे नहीं उतरेंगे। पीछे कल भी मैंने बात, पीछे वाले मोहल्ले में 100 लोग मुफ्त चला रहे हैं, ठीक है, और रिश्वत देके बिजली उनके घर में चल रही है, गैस सब कुछ आ रहा है, और यहाँ आगे जो है वो लोगों के जो बिल देने वाला है उसके बिल बढ़ते जा रहे हैं, वो रिश्वत देके उनके घरों पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप उधर से वो पहले खूंटे कटेंगे तो यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता से मुराद शुरू हो गई है ना प्रोसेस, तो इंशाल्लाह आगे ये रुका नहीं और कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं हुआ, तो ये आगे फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे हाइड्रेंट्स बंद हो रहे हैं, अच्छा पानी है ना कराची में, पानी तो है, तो तभी तो ये टैंकरों में पानी भरा जा रहा है। कहाँ से भरा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि वो इलाके बांटे हुए हैं कि यहाँ पर पानी बंद कर दो, और उस इलाके के हाइड्रेंट्स में ठेके लिए हुए हैं लोगों ने, हाइड्रेंट खरीदे हुए हैं इस इलाके के, उनके टैंकर खड़े हैं।
अब टैंकरों में पानी कहां से आ रहा है अगर इलाके में नहीं आ रहा? अगर गुलशन इकबाल, अगर ये फेडरल बी एरिया, अगर सोसाइटी, अगर बाकी इलाकों में PCHS और ये वहां अगर पानी नहीं आ रहा नॉर्दर्न, तो टैंकरों में कैसे आ रहा है भाई? तो टैंकरों में वही पानी आ रहा है ना जो भर के बिक रहा है वहां पे, उसी इलाके का पानी है, वहीं खड़े हैं, वही एक चौक के ऊपर लाइन से टैंकर खड़े हुए हैं और उधर। तो ये जो जलालत हुई है और हो रही है, और जो के ऊपर अब छापे छापे पकड़ के इनको प्रॉपर मेरे ख्याल से क्या मैं कहूँ, यानी पानी बेचते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। और तो ये जो है ये टैंकर माफिया, ये माफिया, वो माफिया, और तो ये सारे जो ख़त्म करके ना मेरा ख्याल से, और फिर जनाब पेश है ना, फिर वो पैसा आगे जाता है, टेररिज्म होता है। आप ये करप्शन पे हाथ डालें, आप देखें टेररिज्म कैसे ख़त्म होता है। ये जो जनरल राहील शरीफ के दौर में शुरू हुआ था ना, एक साथ शुरू हुआ था, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ उसकी कि वो एक साथ माशी दहशतगर्दी पे और हार्डकोर टेररिज्म एक साथ शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था उसके साथ, तो वो कामयाब हुआ था। अगर पैसा यहां से चलता रहता तो वो आपसे उसी तरह लड़ते दहशतगर्द, उनकी तो लाइफलाइन उनकी चलती रहती पैसे की। तो आपने दोनों चीजें एक साथ करनी होती हैं। तो इसमें और फिर क्रॉस होता है ना, यानी ऐसा भी ऐसा लगा दो मसाले के सुबह उधर उलमा शहीद, ये मैं आपको सही हकीकत बता रहा हूँ। और ये जो CTDA और जो हसास अदारे उनके पास ये रिपोर्टें इंडोर्स करेंगे इस बात को। एक मसलक के लोग शहीद हुए, दूसरे मसलक के लोग शहीद हो गए, ठीक है। फिर इधर के अब जनाब ये पहले आ रही है रिपोर्ट कि जी ये टिट फॉर टैट हो रहा है, यानी उसके बदले में हो रहा है। पता चला कि दोनों में एक ही असला इस्तेमाल हो रहा है और एक ही लोग हैं जो दोनों मसाले के लोगों को शहीद कर और लड़वा रहे हैं। तो बात यह है सारी कि ये बहुत ज़रूरी है कि जराइम पेशा अनासर और उनकी जो माशी लाइफलाइन है उसको भी साथ क्रश किया जाए, साथ ही हार्डकोर टेररिज्म आप देखेंगे वो उसको क्रश करेंगे, साथ खत्म होगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक है सर। और बड़ा जीरो टॉलरेंस, जैसे बॉर्डर बंद किया था, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे सर। ठीक है, अच्छा, एक ब्रेक डॉक्टर साहब ले लें, वापस ब्रेक आप लेते हैं, ले लें, इसके बाद बात करते हैं जी। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात पर बज़िद हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर दिया जाए, तभी हम कोई इंतखाबी इत्तेहादी की बात पर जो है वो आपसे बात कर सकते हैं। कौन करेगा इलेक्शन का ऐलान? ये तो तय नहीं हुआ अभी तक। अभी तो ख़त के ऊपर कोई मुशावरत होगी या क्या होगा वो तो अभी हमें नहीं पता। इलेक्शन कमीशन करेगा या सदन करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन ये है कि बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और रियासतें जो हैं बड़े फैसले कर रही हैं जी। और हमें दाएं बाएं देखना। देखें ज़रा नक्शे में नज़र डालें ना, तो वो ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में आपको नॉर्डिक स्टेट्स जो हैं, जो शुमाल की तरफ यूरोप का जो शुमाल है, नॉर्डिक स्टेट्स आपको नज़र आएंगी, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये मुल्क बड़े खूबसूरत। और ये जो मुल्क हैं इसमें ये अभी इसलिए बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ज़ेरे बहस भी रहे क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों जो हैं वो चाहते थे, वो तो न्यूट्रल रहे, पहले तो न्यूट्रल रहे ना, वो नहीं गए नेटो में। लेकिन फिर ये हुआ, हमें पता है कि स्वीडन चाहता था और फिनलैंड भी चाहता था, लेकिन टर्की और हंगरी ने रेजिस्ट किया और वो फिनलैंड आ गया और स्वीडन नहीं आ पाया अभी तक। लेकिन जो फिनलैंड है बड़ा खूबसूरत मुल्क। फिनलैंड जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं फिनलैंड के 75 साला साउली निनेजितो, ठीक है, निनेजितो जी, अच्छा, वो जो हैं ये 75 साला हैं और ये कोई 12 साल सदर हैं। बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं यूरोप के और बड़ी गहरी नज़र है इनके मामलात पे। फिनलैंड एक बहुत यानी पुरसकून और अच्छे ममालिक में से है दुनिया के, और लोग भी अच्छे हैं। और फिनलैंड जो है वो एक तवील अरसे तक जो है वो पहले तो स्वीडन के साथ था, स्वीडन का हिस्सा था। ये स्वीडन और फिनलैंड एक ही थे, ठीक है ना। सल्तनत स्वीडन जो सुल्तानत स्वीडिश एम्पायर, और फिर इसकी लड़ाई हुई इनकी रशियन एम्पायर के साथ। वो 1811 या 12 में कहीं जाके फिर मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में फिनलैंड के ऊपर जो है वो रशिया ने कब्जा कर लिया।
ये रशिया को सरेंडर कर दिया गया। रशिया ने फिर उसको जवाब में अलेक्जेंडर जो थे उनके जार, उन्होंने फिर वो फिनिश लैंग्वेज अलाउ की और कुछ उनका वाइबॉग शहर वगैरह हैं वो वापस कर दिए और ये सारा उसको हिस्सा बना दिया फिनलैंड का दोबारा। तो काफ़ी अरसे तक जो है वो ये स्वीडन का हिस्सा रहा, सल्तनत स्वीडन और फिर सल्तनत रशिया। लेकिन फिर ये जब इनकलाब आया रशिया का तो ये इन्होंने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया गुजरी सदी के आगाज़ में। दूसरी जंग हुई है, यानी दूसरी बड़ी जंग, तो उसमें फिनलैंड लड़ा रशिया से, लेकिन उसके बाद फिर उसने न्यूट्रल पोजीशन रखी और वो नेटो का हिस्सा नहीं बना। ता वक्त ये है कि ये जो है यूक्रेन की जंग नहीं छिड़ गई। यूक्रेन की जंग छिड़ी तो ये जो है ये फिनलैंड का आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था नेटो के लिए कि इनकी बड़ी तवील सरहद मिलती है। इनका जो फिनलैंड का डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है रशिया के साथ, तो फिनलैंड जो है वो तवील बॉर्डर है, तो उसको वो नेटो का हिस्सा बनना जो है, और रशिया इस पे बड़ा सेंसिटिव रहा कि आप बिल्कुल नहीं देंगे और ये और सारा। अब जो फिनलैंड के सदर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को आज, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है तो वो इंटरव्यू जो है अगर हम फर्स्ट स्लाइड उसकी देखें तो वो जो इंटरव्यू है वो ये है कि Finland's president, no stranger to Russia, warns Europe about complacency. अच्छा, यानी complacency का मतलब है सुकून, सिक्योरिटी, आराम से ठंड प्रोग्राम करके मत रहें। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें यूरोपियन लीडर्स को, सिटीजन्स कह रहे हैं कि वो सुकून से ना रहें क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है सामने कि एस्केलेट होने बढ़ने जा रही है रशिया की वॉर यूक्रेन वाली। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि यूरोपियन शुड नॉट डिसमिस द रिस्क ऑफ अ वाइडर वॉर, ये जंग फैल सकती है। अच्छा, ये बड़ी सख्त बात इन्होंने की है। और ये कह रहे हैं कि वॉर इन यूके एंड लास्ट अ लॉन्ग, ही सेड द वर्ड्स कैन टेक एन एक्सपेक्टेड पार्ट्स इवन टुवर्ड्स द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा जी, और इन्वेजन जो है वेकअप कॉल फॉर यूरोप और नेटो के लिए है, और ही वांट के रिस्क जो एस्केलेट होगा न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकता है। ये आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में फिनलैंड के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्रिटिक्स की कि वो लीडर जो है हेजिटेंट ना हो, एक्सलेशन होने जा रही है वॉर की। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मुस्तकिल राब्ते में रहे हैं इस पूरे अरसे में, जाहिर है कि नेटो के में, और वो प्रेसिडेंट पुतिन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 12 साल से वो उनके आखिरी 4-5 महीने के बाद वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। वो ये बात कह रहे हैं कि वॉर एक्सलेट होनी जा रही है यूक्रेन की वॉर फंस गई है। अच्छा, तो इस बात को बड़ा सीरियस हमें लेना चाहिए और संजीदा, और इसमें दरमियान में 4-5 दिनों में बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए। एक तो वो हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है उनके प्रीमियर किंग जो है वो किम आके मिले, रशिया का दौरा किया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को देखा, सब कुछ देखा। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ थे, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं क्लैरिटी के साथ। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि आज जो है वो चाइना के जो वजीर खारजा हैं वांग ली, वो मॉस्को पहुँच गए 4 दिन के लिए। यानी अभी शुमाली कोरिया के प्रीमियर गए हैं, लेकिन वो तो गए हैं ना फार ईस्ट से रशिया के, मॉस्को पहुँच गए हैं वांग ली। ठीक है। अच्छा, मॉस्को लेकिन कहाँ 4 दिन रहेंगे, और जाहिर है कि मॉस्को में उनकी इंतहाई यहाँ मुलाकातें होंगी। बिल्कुल। लेकिन वो मॉस्को पहुंचे कहाँ से हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा। वो मॉस्को पहुंचे माल्टा से। माल्टा ये खाने वाला माल्टा नहीं, माल्टा जो मुल्क है बड़ा खूबसूरत मुल्क है यूरोप के अंदर, और ये लीबिया और इटली के दरमियान एक जजीरा है, बड़ा खूबसूरत सा यूरोप का हिस्सा। अब माल्टा में क्या कर रहे थे ये तो हमें नहीं पता। ये हमें पता चला है कि जब वो माल्टा से निकले हैं, और माल्टा से निकलने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज आई है कि रीड आउट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन्स मीटिंग विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो मेंबर एंड डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द फॉरेन अफेयर्स कमीशन एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको बिल्कुल उसी तरह से एक खामोश मुलाकात हुई दोनों शख्सियात के दौरान। इससे पहले वियना के अंदर हुई थी मई में, और उसमें बड़ा एक आप समझें कि वो जो एक तलखी पैदा हो गई थी कि एंथनी ब्लिंकन नहीं जा पा रहे वहाँ पे चाइना, और वो मुलाकातें एक डेडलॉक सा आ गया था वो जब से वो नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, और उसके बाद वो बैलून वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई सारा, तो तलखी पैदा हो गई थी। लेकिन अब ये मुलाकात हुई है। अच्छा, व्हाइट हाउस ने कहा, और साथ ही जो चाइना का मीडिया है वो 4th स्लाइड अगर मैं कहूँ तो एक्शन
CGTN कह रहा है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स फॉलोइंग वांग सुलिवान मीटिंग। एक्शंस बताएंगे अब कि क्या हुआ। अच्छा, इस प्रेस स्टेटमेंट को व्हाइट हाउस की देखें तो इसमें वो कह रहे हैं कि यूक्रेन पे भी बात हुई है, ताइवान पे भी बात हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसी दौरान जो एसोसिएटेड प्रेस है, 10th स्लाइड को मैं कोट करता हूँ और 9th को भी कोट करता हूँ, दोनों ऑन कर रहे हैं इसको। वो ये है कि एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि चाइना फ्लाइज 103 मिलिट्री प्लेन्स टुवर्ड्स ताइवान इन अ न्यू हाई इन एक्टिविटी द आइलैंड कॉल्स हैरेसमेंट। अच्छा, और उसके साथ ही जो ग्लोबल टाइम्स है वो कह रहा है कि 100 जहाज हमने भेजे हैं, सेट न्यू रिकॉर्ड फॉर इन ड्रिल अराउंड ताइवान आइलैंड। मतलब है कि कोई इशू, मतलब है कि ये जो मीटिंग हुई है। अब मुझे बताएं कि उधर मीटिंग्स अमेरिकन कर रहे हैं, इधर जो है यहाँ पर वो चाइना बिल्कुल किसी किस्म का उन्होंने ताइवान के ऊपर, और इस मीटिंग से पहले जो है, अब ये आपको समझ आता है कि ये दौरा जो है उधर चल रहा था नॉर्थ कोरिया का, और यहाँ चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो माल्टा में मीटिंग कर रहे थे। यानी चाइना की बिल्कुल एक पोजीशन है कि उस पोजीशन से हमने पीछे नहीं हटना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रशिया में क्या बात होगी? रशिया में यकीनन यूक्रेन के गंदम के हवाले से बात होगी, कोई अमन की, पीस की बात होनी चाहिए। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये एक, इसको अमेरिका एक एक्सेस के तौर पे देख रहा है। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है चाइना जो है इसमें कोई, अगर कोई अमन की का फॉर्मूला ला सकता है तो या तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ला सकते हैं, या ये है कि चाइना ला सकता है, या ये है कि यूरोप के लोग खुद भी ला सकते हैं। यानी कोई भी पीस, ये खिंचेगी ना जंग, ये खराब हो जाएगा, ये नहीं, ये खराब हो जाएगा मामला, पूरी दुनिया के लिए मामला खराब हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि क्या वो अपनी जगह छोड़ेंगे? अच्छा, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकातें हो रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मुलाकात तो इलॉन मस्क की हुई है प्रेसिडेंट उर्दगन के साथ, और वो जो मुलाकात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो जो मुलाकात है वो उस मुलाकात का जो हासिल है वो ये है कि वो वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा आके, और ये जो है ये यानी इलॉन मस्क जो है वो आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और एसोसिएटेड प्रेस बता रहा है इसका कि ये 11वीं स्लाइड के टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान एलॉन मस्क डिस्कस इस्टेब्लिशिंग अ टेस्ला कार फैक्ट्री इन टर्की। अच्छा, टर्की के अंदर, ये मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूयॉर्क में है, जो टर्किश हाउस है वहाँ पे बड़ा सा टर्किश हाउस बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की जो इमारत है न्यूयॉर्क में, उससे कुछ फासले पे है टर्किश हाउस। तो वहाँ ये स्टे, तो टर्किश हाउस एम्बेसी भी वही है, तो वहाँ स्टे किया हुआ, तो वहाँ पर ही इलॉन मस्क से मुलाकात हुई। लेकिन जो ज़ेलेंस्की की मुलाकात है, ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन से, और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद, और उस वहाँ पर जो है वो $24 बिलियन मांगने जा रहे हैं। वो 24 अमेरिका से $24 बिलियन मजीद एड के लिए, जिसमें अब कांग्रेस और वहाँ पे एक नया रौला पड़ा हुआ है कि जंग को ख़त्म कैसे करो, वाइंड अप कैसे करो इसको। मतलब ये तो ताइवान डिस्कस हो रहा है और ताइवान पे एक्सरसाइज हो रही हैं, यूक्रेन डिस्कस हो रहा है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर अब क्या होता है वो देखना है हमने। इंडिया डिस्कस नहीं हो रहा। ये मैं बात अपने इंडियन जो हमारे कोलीग्स हैं वो उसको जहन में रखें, अमेरिका और चाइना की टॉक्स में इंडिया डिस्कस नहीं हो रहा, और ना हुआ है अभी तक। ठीक है, तो एक पोजीशनिंग अजीब सी है ना कि सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, ये है, फ्लो है, फलाना है, दिमाग है, वो टॉक्स उनकी ताइवान पर भी इवन हो रही हैं, तो जहाज फ्लाई कर रहे हैं। तो ये तो छोड़ ही देना कि ये यहाँ पर क्या होना है। इसीलिए अपने पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात ठीक करें और शिद्दत पसंदी खत्म करें। चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं वो गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, और उनसे उनकी आज मुलाकात हो रही है एंथनी ब्लिंकन से। देखें, चाइना और अमेरिका के दरमियान बड़ी कॉम्प्लेक्स तिजारती ताल्लुकात भी हैं, एक कुछ मामलात के ऊपर उनके अंदर मुफाहमत भी है, जिसके ऊपर खामोश उनकी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, आज ईरान से लोग रिहा हो गए, दोहा, मतलब ईरान में अमेरिकन थे और अमेरिका के पास ईरानी थे, वो दोनों का प्रिजनर हुआ। उसके नतीजे में जो है, और ये दोहा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो जनाब तेहरान पहुंच रहे हैं, वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो 2015 से अमेरिकन को इन्होंने पकड़ा हुआ था, उधर ईरानी जो थे, ईरानी बाशिंदे, उनको पकड़ा हुआ था अमेरिकन ने, और उसके नतीजे में जो है वो $6 अरब जो ईरान के ही थे लेकिन फ्रीज किए हुए थे, तो वो साउथ कोरिया से उन्होंने रिलीज करवाए। तो मतलब इवेंट्स अब इतने तेज हैं रीजन में, खित्ते में, कि उसमें पोजीशनिंग, ब्लॉक्स और ये दाएं बाएं आगे पीछे जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान पर और इस खित्ते पे असरअंदाज हो रहा है। मैं फिर ये बात कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली हमारी पोजीशन ठीक है।
सर। लेकिन हम बदकिस्मती के साथ ये अंदरूनी जो मैन मेड क्राइसिस में फंसे हुए हैं, जितनी जल्दी हम इसे निकलेंगे इंशाल्लाह, और यानी उतनी जल्दी हमारे ये इश्यूज खत्म होंगे। और क्योंकि मैन मेड है ना, तो मैन मेड है, ठीक है ना। तो ये मैन मेड क्राइसिस जो है वो आज आप देखिए ना, अदालत से आपने बात सुनी, उन्होंने कहा गलतियां की हैं, अदालतों में होती नहीं गलतियां, आगे चलें, आगे की बात, अब क्या करना है हमें, अब क्या कर... तो ये बड़ी जबरदस्त बात सुनी ना हमने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म जो हुआ सो हुआ, आगे मुल्क को लेकर चलना है, लेकिन बदमाशियों को नहीं छोड़ना कि आगे चलना है तो वो बच के निकल जाए इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों पर दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।